दिस काशिफ अनीस और इस वीडियो में बेटा हम सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो आए ज़रा देखते हैं जिसको। अरे भी अगर हम पहले एमसीक्यू की तरफ देखें तो कहा जा रहा था सन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन प्लैनेट फॉर कीपिंग देम इन देयर ऑर्बिट्स। ठीक है, ये सन है और ये सारे प्लैनेट्स हैं। जब ग्रेविटेशन फोर्स होती है अंदर की तरफ तो ये सारे अपने ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मास ऑफ द अर्थ। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ मास ऑफ द अर्थ निकालेंगे। याद है हम लोग ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया करते थे और उसके बाद सारी डेरिवेशन की जाती थी। जब हम अर्थ की सरफेस से बिलो चले जाते हैं या अबव जाते हैं ग्रेविटी हमेशा डिक्रीज होती है। एक पर्सन का मास है 70 kg, अर्थ पे उसका मास मून पे क्या होगा? तो बेटा मास जब इंडिपेंडेंट ऑफ प्लैनेट होता है तो उसका मास 70 ही रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज एक्शन और रिएक्शन बेस्ड। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो पुरानी क्लास में पढ़ाया था, कैमब्रिज ने जो है मालूम की थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। If the distance between two masses is half, the gravitational force will be। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ 1/f r² होता है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ये पलट के ऊपर आएगा तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी बेटा। ठीक है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं। If the distance between two masses is doubled, their masses are also double, the gravitational force between them will। अच्छा, मासेस को भी डबल कर दिया गया। तो देखिए एक बात बताता हूँ आपको, फॉर्मूला होता था F = g m1m2/r²। डिस्टेंस को डबल किया तो डबल का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको भी डबल कर दिया और इसको भी डबल कर दिया तो इसका 2 और इसका 2 मिलके 4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो गए तो यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर है सेम। एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ सरफेस या डेंसिटी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जब हम अर्थ के अंदर चले जाते हैं तो डेंसिटी ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी बढ़ जाती है, ज़्यादा डेंस हो जाती है। वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर। अच्छा बेटा, जो अर्थ है उसका सब कुछ इस तरह से, ये इक्वेटर्स हैं और ये पोल्स हैं। देखिए पोल पर रेडियस कम है तो यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा तो ग्रेविटी जो है कम हो जाती है। ये फोर्स का रेडियस से इन्वर्स रिलेशन है ना। एज वी गो अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ अर्थ, द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विल बी। अच्छा भाई, अब आपको फॉर्मूला लगाना है ग्रेविटी ऑफ हाइट का, जो मैंने आपको लेक्चर में बताया था, जो कि बराबर था GME/RE+H² के। अब देखें कहाँ ही जा रहा है कि आप अर्थ की सरफेस पर, इसका मतलब आप RE में, अब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर चलेगा, इसका मतलब आपने H कवर किया, लेकिन आपका जो H है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो देखें H की जगह पे अब क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब देखें अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा RE+RE, तो ये हो जाएगा 2RE और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4RE²। ये पूरी चीज़ ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बराबर है, तो इस हाइट पर नई ग्रेविटी 1/4 हो जाएगी ग्रेविटी ऑफ अर्थ का, तो ये आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है बेटा। द एक्सीजन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आपने डेप्थ का फॉर्मूला देखा हो जो कि होता है 1 - d/RE × g। अगर आप अर्थ के सेंटर पे चले जाएं तो आपकी डेप्थ इतनी बढ़ जाएगी कि वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ भी RE पुट कर दूँ तो ये पूरा कैंसिल होकर 1 कर देगा, 1 - 1 हो जाएगा 0। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जो ग्रेविटी मिलेगी वो क्या हो जाएगी? 0। उसका आप याद भी रख सकते हैं, सॉल्व करने से बच जाएंगे। शॉर्ट रेंज फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज फोर्स होती है बेटा। अगला पढ़ें। द मिनिमम वेलोसिटी एट विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड टू गो आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, इसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, जब हम अर्थ की, मैंने अनकॉमन टॉपिक्स में डिस्कस भी किया था, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाके ऑर्बिट करने की जो वेलोसिटी चाहिए होती है वो होती है एस्केप, और ऑर्बिट करते वक्त जो चाहिए होती है वो होती है ऑर्बिटर। एट व्हाट डेप्थ बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूसेस टू हाफ। अच्छा जी, डेप्थ का सवाल है तो फॉर्मूला डेप्थ का लगा लेते हैं, जो कि बराबर था 1 - d/RE के। जो कहा जा रहा है कि वो डेप्थ निकालो जहाँ पे ग्रेविटी हाफ हो जाए, इसका मतलब ये वाली ग्रेविटी इस ग्रेविटी का हाफ हो जाएगी, तो ये g/2 आ गई। 1 - d/RE × g, जी से जी कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1/2 = 1 - d/RE। इसको उधर भेजें, इसको उधर बुलाएं, ये बन जाएगा d/RE = 1 - हाफ। 1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा? हाफ। RE मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये आ जाएगी आपकी डेप्थ। इसका मैंने एक शॉर्टकट ही बताया था, शॉर्टकट ये था कि 1 - n × RE कर लीजिए। अब ये n की वैल्यू क्या है? ग्रेविटी के साथ जो भी फैक्टर लगा हुआ है, जैसे कह रहे हैं ना कि डेप्थ में जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का हाफ हो जाए, तो ये जो पूरा फैक्टर यहाँ पे लगा होता है असल में ये n की वैल्यू होती है। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली n पुट कर दो तो आप यहीं तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें, आपके पास जो आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। देखिए बेटा, सन का जो मास होता है 1.9 × 10⁻30 होता है। 1.9 तो है नहीं, लेकिन राउंड ऑफ करके ऑप्शन डी दिया होता है, हम डी को जो है एज इट इज मार्क कर लेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं इसको लेके। अच्छा जी,
कहा जा रहा है द रेडियस ऑफ प्लैनेट 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ बट द मास इज सेम, द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट इज। अच्छा, एक नया प्लैनेट है जिसका रेडियस जो है वो अर्थ के रेडियस का 5 टाइम है, तो उस प्लैनेट की जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, उसका मास तो अर्थ के मास के बराबर है, लेकिन रेडियस की जगह ये आ जाएगा 5 RE²। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा GME/25 RE²। बाकी पूरी चीज़ जी के बराबर है, तो उस नए प्लैनेट की ग्रेविटी 1/25 टाइम जाएगी अर्थ की ग्रेविटी का, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। Which one of the following is not a universal constant? Gravitation is Planck's constant, gas constant या acceleration due to gravity? तो बेटा इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं करते? तो वो चीज़ है आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हाइट के वेरिएशन से बदल जाती है। ठीक है जी। The weight of a body will be zero if we could create a situation in such that, अगर हम एक्सेलरेशन को जी के बराबर कर दें, इसका मतलब हम फ्री फॉल कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में ग्रेविटी जो है बॉडी का जो वेट है वो जीरो हो जाता है। और देखें इसको अगर मैं इसको दे ले जाऊँ तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ एन एलिवेटर इंक्रीज द वेट इज। अच्छा, जब कोई लिफ्ट को ऊपर खींचा जाता है तो ये वेटलेसनेस का केसेस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पेरेंट वेट का टेंशन की फॉर्म में, जो कि था mg+a। बेटा अगर इस a को बढ़ाऊंगा तो ये फैक्टर बढ़ेगा, तो टेंशन और बढ़ जाएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ेगा, तो आदमी और ज़्यादा भारी फील करेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा फर्दर इंक्रीज। ठीक है जी। A rocket travel from Earth towards Sun at what distance from the Earth its gravitational acceleration will be zero? अच्छा भाई, कहा ये जा रहा है कि एक रॉकेट अर्थ से सन की तरफ आ रहा है, तो ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जहाँ पर जाके उसकी ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाएगी। अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के वाले से एक फॉर्मूला आपको सजेस्ट करूँ, तो आप इसमें न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला लगा दें, जो कि बराबर होता है F=G m1m2/r²। कि अगर आपने इसको जीरो कर दिया तो बेटा ये 1/0 आ जाएगा, तो फोर्स हो जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, सॉरी, अगर आप आर को ऊपर ले जाएं, एफ को नीचे ले आए, तो ये आर बन जाएगा √G m1m2/f। आपने फोर्स को जीरो किया तो ऐसा डिस्टेंस से फोर्स जीरो हो जाएगी, वो हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है जी, इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है काफी। द वेट ऑफ अ बॉडी इज मिनिमम एट, तो इक्वेटर पे ग्रेविटी का सबसे ज़्यादा कम वेट जो है वो इक्वेटर पे आपको मिलेगा। द वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड्स देन एक्सीलरेशन ऑफ दिस। अब देखें डाउनवर्ड में वो एक्सीलरेशन इससे गिर रही है, तो अर्थ की एक्सीलरेशन है, तो ये फ्री फॉल कर रहा है, तो वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं इसको लेके। फ्री फॉलिंग इन क्लोज सिस्टम आर इन स्टेट ऑफ, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उस पर लगने वाली एक्सीलरेशन जीरो हो जाती है, तो वो इन स्टेट होती है वेटलेसनेस की। देखिए इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम भी आंसर हो सकता है। ठीक है। A boy standing in a lift falling freely under gravity releases a ball from his hand. As seen by him, the ball will। अच्छा देखें, एक एलिवेटर है, उसमें एक लड़का है, वो नीचे जा रहा है जी से, उसके हाथ में एक बॉल थी, वो भी नीचे जा रही है जी से। देखें दोनों की गिरने की एक्सिस्टेंस सेम है, दोनों साथ गिरेंगे, तो बॉल को ऐसा लगेगा ये आदमी रुका हुआ है, और आदमी को ऐसा लगेगा ये बॉल रुकी हुई है। रियल लाइफ में कभी भी आप फ्री फॉल नहीं करते, तो अगर आप लिफ्ट में नीचे जाती, लिफ्ट में बॉल को छोड़े, तो वो बॉल ऊपर जाती हुई दिखती है, कि बॉल जो आप हल्के जा रहे होते हैं और बॉल जो है वो तेज जा रही होती, नीचे जाती हुई दिखती है, बॉल इस तरह से ऐसा होता है। तो जब दोनों फ्री फॉल करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिहाज से स्टैटिक रहेंगे, तो आंसर आ जाएगा रिमेन स्टेशनरी। ठीक है बेटा। इट इज़ प्रोड्यूस बाय स्पिनिंग, स्पिनिंग की वजह से, जब हम आपको मैंने बताया था एयरक्राफ्ट को अपने एक्सिस के अक्रॉस मूव करवाया जाता था, तो उसकी वजह होती है ताकि क्या क्रिएट की जा सके, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जा सके। ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग रेंज फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स लेक्चर में बात हो चुकी है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे क्यों क्रिएट करता है, ताकि हम ओवरकम कर सकें वेटलेसनेस को। अ बॉडी इन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज वेटलेस बिकॉज it is the moon attracts a body equal to it far away from, it is far away from the earth to experience the force of earth. It is essentially a free falling body। जब कोई बॉडी अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती है, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, वो फ्री फॉल की तरह से बिहेव करती है। इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू द कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं इसको लेके। अच्छा बेटा, तो अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 32 पे देखें, तो कहा जा रहा है व्हाट डिस्टेंस अबव डज द वैल्यू ऑफ जी सेम एज दैट ऑफ 10 किलोमीटर्स मोर डीप। अच्छा जी, कह रहे हैं कि ऐसी डिस्टेंस बताओ जिस पर वही ग्रेविटी आ जाए ज़मीन के 10 किलोमीटर अंदर जाके होती है, उसका मतलब ज़मीन के अंदर जाना है, तो ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल्स टू ग्रेविटी एट हाइट। डेप्थ का फॉर्मूला होता है 1 - d/r ई,
जो मल्टीप्लाई का जी एस को छोड़ देते हैं, और यहाँ का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू एच अपॉन आर ई, जो मल्टीप्लाई का जी एस को छोड़ देते हैं कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए -1 और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, डी अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू 2h अपॉन आर ई। हाइट आपको निकालनी है, आर ई से आर ई कैंसिल, 2 डिवाइड में चला गया तो एच बराबर हो गया डी बाय 2 के। डी था 10 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ गया 5। अगर आप हाइट है 5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको वही एक्सपीरियंस होगा जो आप ज़मीन के 10 किलोमीटर अंदर आए करते हैं। ठीक है जी। Two planets have the same size but different masses and no atmosphere. Which of the following would be same for objects with equal masses on the surfaces of two planets? दो planets पर दो bodies की नहीं ऐसी क्या क्या चीज़ें सेम हो सकती हैं? The rate at which each would fall freely. दोनों पर दोनों की जो ग्रेविटी होगी बिल्कुल सेम होगी। जैसे बात है हर प्लैनेट की एक ही ग्रेविटी होती है, उस पर हल्की बॉडी गिराओ या तेज बॉडी भारी बॉडी गिराओ, दोनों पर लगने वाली ग्रेविटी बिल्कुल सेम होती है। The amount of mass each will balance on an equal arm the amount of momentum। अच्छा देखिए मास का जो फैक्टर है वो भी सेम रहेगा, क्योंकि जितना मास एक बॉडी का अर्थ पर है उतना मास एक बॉडी का मून पर भी होगा। तो मास का प्लेनेट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 और 2 जो है सही माने जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा सी। अच्छा बेटा, एक आदमी है जिसका वेट है 800 न्यूटन अर्थ पे। अब वो एक ऐसे प्लेनेट पे चला गया जहाँ पे मास जो है, इस प्लेनेट का मास अर्थ के मास का ट्वाइस है और उसका रेडियस भी ट्वाइस है, तो उस प्लेनेट का वेट, उस आदमी का वेट वहाँ पे क्या होगा? तो अब एक सिंपल सा तरीका है, वेट इज इक्वल्स टू एम जी। तो जितने टाइम्स ग्रेविटी में फर्क पड़ेगा उतने टाइम्स वेट में ही फर्क पड़ेगा, तो पहले ग्रेविटी निकाल दें। तो नई ग्रेविटी के लिए हमें रखना पड़ेगा नया मास और नए प्लेनेट के रेडियस का स्क्वायर। जो नया मास है वो अर्थ के मास का ट्वाइस है, और जो नया रेडियस है वो भी ट्वाइस है। ट्वाइस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4r²। ये कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, हाफ, और बाकी जो पूरा फैक्टर हो किसके बराबर हो जाएगा, जी। आप देख सकते हैं जो नई ग्रेविटी है पुरानी ग्रेविटी का हाफ है, तो जो नया वेट होगा वो पुराने वेट का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो अगर आप यूँ समझना चाहें, इसको मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूँ, उसको एम से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एम जी डैश नया वेट, एम जी पुराना वेट। पुराना वेट है 800, डिवाइड बाई 2 किया तो आंसर आ जाएगा 400 न्यूटन। तो इस तरीके से ही 400 जो है सही हो जाएगा। अच्छा अभी आगे चलते हैं इसको लेके। अब इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं मार्स हैज अ मास ऑफ 1/10 ऑफ द अर्थ and diameter of half of the earth. The accident due to gravity near the surface of Mars is most nearly। अच्छा जी, कहा जा रहा है जो मास ऑफ मार्स है वो है 1/10 ऑफ द मास ऑफ अर्थ, जो डायमीटर ऑफ मार्स है वो है हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अच्छा, जो डायमीटर का रिलेशन होता है बेटा वही रेडियस का रिलेशन होता है, आप जान ऑटोमेटिकली इसको याद कर सकते हैं। अब हम ग्रेविटी और मास निकालें तो बराबर हो जाएगा जी 1/10 ऑफ एम ई अपॉन 1/4 ऑफ आर ई। बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे, ये 4 पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4/10 इंटू बाकी जो कुछ बचेगा वो जी के बराबर है। तो 4/10, जी की वैल्यू भी कितनी आती है 10, दोनों कैंसिल, तो आंसर आ गया 4। सही है जी। A satellite of mass m moves in a circular orbit of radius r at constant v. Which of the following must be true? एक सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट पे एक प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। द नेट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ऑब्वियस है, क्योंकि जब कोई अर्थ के अराउंड फॉर एग्जाम्पल कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ अपनी ग्रेविटी से उसे अंदर खींचेगा, और अंदर खींचने का मतलब वो सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो ये फोर्स बराबर रहती है सेंटीपिटल की। तो ये सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। नेट वर्क डन बाय द सेंटीपिटल, जब नेट वर्क डन जब वो जीरो होगा, ऑब्वियस है क्योंकि सर्कल में किसी भी किस्म का कोई वर्क नहीं होता। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट इज कांस्टेंट। अब देखें कांस्टेंट स्पीड से मूव करा तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा। तो तीनों ऑप्शन जो है 1 2 एंड 3 वो यहाँ पे सही है बेटा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ स्पेसक्राफ्ट हेक्स has twice the mass of spacecraft y, then the true statement will be on earth x experience twice the gravitational force than y। जब मास ज़्यादा तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वेट मास पे भी डिपेंड करता है। ऑन मून एक्स हैज ट्वाइस द वेट ऑफ वाई। देखें अगर मास एक्स का मास ज़्यादा है तो उसका मतलब अगर उसका वेट अर्थ पे ज़्यादा है तो मून पर भी ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि मास तो सेम रहता है हमारे पास। When both are in same circular orbit, x has twice the centripetal acceleration as compared to y। अच्छा जी, अब यहाँ पे मासेस का जो है फर्क बताया हुआ है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है ac इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या आपको इसमें मास दिख रहा है? नहीं, कोई मास नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है वो सही माने जाएंगे। ठीक है। 38 देखते हैं। दो स्फेयर्स हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड फॉर बोथ। दो स्फेयर्स हैं और दोनों के हवाले से अगर मैं फॉर एग्जांपल दोनों में बताऊं तो भाई इस पे एक्शन की अट्रैक्टिव फोर्स लगाता तो इस पे रिएक्शन की अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो इनके दरमियान की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बिल्कुल सेम हो जाएगी। ठीक है।
द मास ऑफ प्लैनेट एक्स इज 1/10 ऑफ द मास ऑफ अर्थ डायमीटर। ये तो बेटा पहले जैसा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अभी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, डायमीटर का जो रिलेशन है वही रेडियस का रिलेशन होगा, तो ये वाला सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। Two artificial satellites, 1 and 2, orbit around the Earth in a circular path in radii 1, R1 and R2 respectively. R2 जो है वो 2 times of R1. तो the acceleration A1 and A2 of two satellites are related as, अच्छा जी, वेलोसिटी सेम होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, AC इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मैं खाली R से रिलेशन बनाता हूँ, तो अगर ये A1 है तो ये हो जाएगा 1/R1, और इस तरह से अगर ये A2 है तो ये हो जाएगा 1/R2। दोनों को डिवाइड कर दें, पलट के ऊपर चला जाएगा, तो A1/A2 इज इक्वल्स टू R2/R1, और जो R2 है वो 2 टाइम्स ऑफ R1 है, R1 से R1 कैंसिल, तो बन जाएगा A1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A2। अब कोई रिलेशन देखते हैं, ऐसा कुछ बन रहा है? तो A1 ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, हाँ, लेकिन अगर मैं A2 निकालूं तो ये A1/2 बन जाएगा, तो ये A1/2 बन जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है जी। फिर देखें वही सवाल आ गया, प्लैनेट हैज अ रेडियस ऑफ हाफ ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ 1/5 ऑफ द मास ऑफ अर्थ, द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन विल बी, वैसे ही काम करना है, तो मैंने ऊपर आपको करके दिखाया था डायमीटर वाले। What happened to the force of gravitation between two small objects if mass of each object is double and the distance between is also double? रिमेन सेम रहेगा, ये बात हो चुकी है, ऊपर भी एक एमसीक्यू हमने बताया, दोबारा से बताया था जल्दी से। इसको डबल करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, इसको डबल किया तो ये 4 हो गया, कैंसिल हो गया, वही फॉर्मूला दोबारा से वापस आ गया, तो आंसर आ जाएगा रिमेन सेम। ठीक है बेटा। वन ऑब्जेक्ट at the surface of Earth will experience the same gravitation force as the second object on the surface of Earth. What would be reasonable conclusion? अच्छा भाई, एक ऑब्जेक्ट मून पर वही फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ पे एक्सपीरियंस करता है, उसका मतलब क्या हुआ? अब देखें, मून पर अगर हमें ग्रेविटी को सेम करना है तो वेट हमें सेम करना है, सपोज देखिए मून की ग्रेविटी कम है तो ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होना चाहिए जो मून पर है, और अर्थ पर जो ग्रेविटी ज़्यादा है तो अगर मास भी ज़्यादा हो जाएगा तो वेट तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वेट तो मेंटेन करना है तो मास को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा कुछ इस तरह से, जो ऑब्जेक्ट मून पर है उसका मास ज़्यादा होगा, जो अर्थ पर उसका मास कम होगा। तो ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हैज the object on moon has the greater mass, the object on earth has the greater mass, both objects have identical masses, the object on earth has greater mass but the earth has a greater rotation rate of rotation। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये होगा कि द ऑब्जेक्ट ऑन मून हैज ग्रेटर मास। ठीक है जी, तो ये रीजनेबल ऑप्शन है यहाँ पे। एस्ट्रोनॉट इन एन ऑर्बिटिंग शटल आर वेटलेस बिकॉज द नेट फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। ये तो बेटा हम सब जानते हैं वेटलेसनेस होती है, बहुत बात हो चुकी है इसमें, आगे चलते हैं इसको लेके। An astronaut on moon simultaneously drop a feather and a hammer मून पर, तो क्या होगा? The acceleration due to gravity on moon is less than the gravitation force in vacuum. The gravitational force on moon on heavier objects and hammer is equals to the gravitational force on the lighter object। ये ऑप्शन सही है कि दोनों पर ग्रेविटेशन जो है बिल्कुल सेम रहेगी ना, दोनों जो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिरेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है मून पे। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। लॉ तो याद है ना? अच्छा भाई, तो ये जो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ है, तो उसमें जो प्लैनेट एक पे फोर्स लगाता है दूसरा प्लैनेट उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहले फोर्स लगाता, तो F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2, एक्शन और रिएक्शन है ना। द वैल्यू ऑफ जी बटा, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कैवेंडिश से बात की थी हमने इस पर। व्हेन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इंक्रीज द वेट ऑफ एन बॉडी विल, जब वेट लेस से नीचे की तरफ होती है, टेंशन का फॉर्मूला था mg-a। अगर मैं इसको कम करूंगा तो नंबर जो है सॉरी, मैं इसको बढ़ाऊंगा तो एक बड़ा नंबर इससे माइनस होगा, तो ये फैक्टर जो है कम हो जाएगा, तो वेट डिक्रीज होता है जाते हुए। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सेंटर होता तो ज़्यादा बेहतर होता, तो ये वेट है बेटा। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है, लेकिन ये तो वेट का जिक्र है, फोर्स है ना, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा।